जो आरफिन स्माइल डे की हमने शुरुआत की, उसके पीछे उद्देश्य है कि वर्ष में हर दिन तो जीते हैं हम केवल अपनों के लिए। आइए न्यू ईयर के पहले रविवार की शुरुआत जरूर करें कुछ अनाथ गरीब बच्चों की मुस्कान के लिए। तो एक्चुअल आज तक जो विश्व में होता आया था, उन बच्चों का कोई दिन ही नहीं था, उन मासूम बच्चों का। तो इसमें हम इस तरह के बच्चे लेते हैं जो अपना जन्मदिवस मना पाते हैं, क्योंकि जन्मदिवस की खुशियां शायद किसी भी बच्चे के लाइफ में सबसे बड़ी होती हैं। चाहे वो अंबानी का ही बेटा क्यों ना हो, वो सोचता है कि आज मेरा जन्मदिवस है। बात ये नहीं कि आज क्या मिलेगा, उसके पीछे उद्देश्य होता है कि आज मेरा जन्मदिवस है। तो इस तरह से ये सारे बच्चे अपना जन्मदिवस मना पाते हैं, और साथ में हम उन बच्चों को भी लेते हैं जो कि अपनी खुशियाँ नहीं सेलिब्रेट कर सकते। किसी के माता नहीं है, किसी के पिता नहीं है, किसी के माँ बाप दोनों नहीं हैं, तो ये सारे बच्चे उसमें आते हैं और अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं। हमारा पहला उद्देश्य ये है। और दूसरा उद्देश्य ये है कि इसी बहाने हम अपने न्यू ईयर मनाने के कल्चर को बदलें, क्योंकि न्यू ईयर सेलिब्रेशन को तो विश्व में ना तो रोका जा सकता है, ना बदला जा सकता है। तो एक विचार आया कि क्यों ना इसी बहाने, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि आज जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो अपने न्यू ईयर मनाने के कल्चर को बदल रहे हैं। वो आज उन्होंने इसको एकदम 26 जनवरी, 15 अगस्त, मातृभूमि जैसा अपना दिन बनाया। और साथ में उन बच्चों ने भी, जो ये बच्चे आए हुए हैं यहाँ पर, कितना स्माइली कर रहे हैं और कितना मुस्कुरा रहे हैं, इनको देख के लगता है। और एक सूत्र मैंने लिखा है कि किसी मासूम की सच्ची मुस्कुराहट में ईश्वर के साक्षात दर्शन है। और वास्तव में इनकी मुस्कुराहट ऐसा लगता है कि जैसे पृथ्वी पे कोई उपवन खड़ा हो गया है, बगीचा खिलखिला रहा है। और मुझे लगता है कि सभी लोग अगर इस तरह से अपने न्यू ईयर को मनाएं तो कितना अच्छा हो जाएगा। और इसके पीछे तीसरा उद्देश्य ये है कि विश्व में अभी तक सभी बहुत दिन बने हुए हैं, मदर्स डे, फादर्स डे, वैलेंटाइन डे, लेकिन वो सभी दिन केवल अपने लोगों के लिए बने हुए हैं, जैसे कि अपने माता के लिए, अपने पिता के लिए, अपने प्रेमी प्रेमिका के लिए। लेकिन आज तक ऐसा कोई दिन अभी तक नहीं बना जिसमें कि हम विश्व के उस तबके की ओर देख सकें जो कि हमसे कटा हुआ है, हमसे अछूता है। तो ये एक दिन हम उनकी मुस्कुराहट के लिए देने का प्रयास कर रहे हैं। और हर न्यू ईयर का पहला संडे इसीलिए रखा कि सर पहला संडे ही, मतलब साल का पहला संडे ही? हाँ जी, साल का पहला संडे जो आपने कहा, तो साल का पहला संडे रखने के पीछे भी बहुत सारे उद्देश्य थे। विश्व का मतलब ये न्यू ईयर का पहला रविवार इसलिए क्योंकि जब भी न्यू ईयर का पहला रविवार आता है तो लोग एंजॉय करने निकलते हैं। और अधिकांश पूरे विश्व में, क्योंकि इस दिन को हमारा विश्व का सबसे बड़ा त्यौहार और सबसे बड़ा पर्व बनाने का मकसद है, तो हमें पूरे वर्ल्ड को देख के चलना चाहिए कि अधिकांश छुट्टियों का दिन जो होता है वो रविवार को ही होता है। तो ताकि जब ये फंक्शन बढ़ा ले, अपना एक पर्व का रूप ले सके, तो अधिकांश लोगों की छुट्टियां, चाहे वो सरकारी हों, चाहे गैर सरकारी लोग हों, तो अधिकारी हों, सभी की छुट्टियां अधिकांश रविवार को ही होती हैं। तो न्यू ईयर का सेलिब्रेशन वो हर संडे को, मतलब पहले संडे को, वो इस तरह से मना सकें, इसीलिए इसका दिन रविवार को रखा गया है। सर इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इसकी जो प्रेरणा की आप बात कर रही हैं, इसकी प्रेरणा के पीछे कई स्रोत हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि हमारे जीवन के 7 एक्सीडेंट हुए जिन्होंने कि हमको बहुत इंस्पायर किया कि ये जीवन आखिर क्यों है। जैसे उसमें आपको कुछ बातें बताएं तो मैं ट्रेन के साथ घिसटा हूँ, घोड़े के नीचे आया, अपेंडिक्स फटा, भीषण एक्सीडेंट में मैं 1 मंजिल ऊपर गया, उसमें हाथ पैर दोनों टूटे, हाथ में अभी भी राड है, पैर का निकलवा दिया। और भी बहुत सारे एक्सीडेंट हुए, करंट लगे। तो फिर अचानक से एक आत्मज्ञान सा प्राप्त हुआ कि फिर ये जीवन इतनी बार अगर ईश्वर ने मुझे दिया है तो क्यों, जरूर इसके पीछे कोई उद्देश्य होगा कि कुछ विश्व कल्याण की बातें की जाए या कुछ किया जाए। फिर उसके बाद ऐसे ही सोचते सोचते फिर जो है कुछ संदीप महेश्वरी की बातों से भी बल मिला, मोटिवेट किया। उन्होंने जब उनके चैनल्स को देखा तो उन्होंने मुझे ये सिखाया कि विश्व में हर कोई जो बना हुआ है वो कुछ ना कुछ ऐसा कर सकता है जो विश्व में उसके जैसा कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो फिर इस क्वेश्चन को हमने लगातार 2 साल तक अपने से किया कि आखिर मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जो विश्व कल्याण के लिए हो। फिर बीच में संदीप महेश्वरी और कुछ विवेक बिंद्रा की वीडियोस ने भी प्रभावित किया, और फिर वहाँ से एक क्वेश्चंस, एक प्रकृति के द्वारा एक प्रेरणा आई। फिर सबसे पहले हमने कंपनी बाग में निःशुल्क नींबू पानी वितरण का आयोजन किया, और वहाँ 2.25 साल तक मेरा ये प्रोग्राम चला, यहाँ से कि गर्म पानी की जागरूकता के लिए लोगों ने बहुत एफोर्ड किया और बहुत जागृत हुए और लोगों की बीमारियाँ भी दूर हुई। फिर एक अद्भुत प्रेरणा से फिर हमने इस आरफिन स्माइल डे का निर्माण किया, और जिससे कि आज बहुत सारे मासूम अपना मुस्कुराहट पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि जल्दी ही आगे आने वाले समय में ये विश्व का सबसे बड़ा पर्व बन पाएगा। सर इसमें आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? जैसा कि अभी हमने देखा कि मुंबई में भी ये इस बार सेलिब्रेट किया गया, तो उसमें आपको
कैसे मतलब आपने लोगों को मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए? देखिए, कठिनाई क्या होती है, कठिनाई तो जीवन का एक अंग है। आप समस्या को और कठिनाई को किस हिसाब से आप लेते हैं, यही आपके जीवन की दिशा और दशा को तय करती हैं। क्योंकि अगर समस्या को आप पजल्स के रूप में माने, मैं तो सबसे यही कहना चाहूँगा, आज के युवा वर्ग से भी और पूरे देश से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप समस्या को एक पजल्स के रूप में लीजिए, तो जैसे कि आप एक गेम खेलते हैं तो उसमें आपका एक लेवल होता है, फिर आप जितनी तेज़ी से पजल सुलझाते हैं आपको अगला लेवल जाने का मिलता है, और आप जितने आगे लेवल पे बढ़ते जाते हैं उतने सारे कठिन पजल्स आपके सामने होते हैं। तो समस्या कुछ नहीं होती, समस्या तो आपके जीवन की एक सोच है। आप कुछ भी करेंगे तो आपको समस्या जैसी कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप समस्या को कैसे सुलझा पाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और समस्या कुछ होती नहीं। और रही बात समस्या की, तो एक शायरी है बहुत अच्छी कि भरोसा अगर है खुदा पे तो तकदीर में जो लिखा है वही पाओगे, और भरोसा अगर है खुद पे तो खुदा वही लिखेगा जो तुम चाहोगे। तो अगर आप इस चीज़ को प्रेरणा लेकर आप आगे बढ़ते रहेंगे, और जीवन के आपके पास लक्ष्य स्पष्ट होने चाहिए। अगर आपको एवरेस्ट की चोटी दिख रही है तभी आप तो उस तक पहुंच पाएंगे, वरना बीच में ही उसकी समस्याओं से जूझ कर आप वापस आ जाएंगे। तो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाले को भी समस्या आती है, और पहुंच वही पाता है जो इन सारी समस्याओं को एक जीवन के अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार कर पाता है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग जी। तो अगर आपने इस पर विजय प्राप्त कर लिया, आप अगर YouTube पे जाएंगे कभी तो आपको एक अंधे गूंगे बहरे मेढक की एक कहानी है बहुत अच्छी, तो आप उसको सुनिएगा। तो मतलब जब कुछ आपको सुनाई नहीं पड़ता, आप सिर्फ अपने लक्ष्य के प्रति दृष्टिगोचर होते हैं, तो फिर जीवन की कोई भी चीज़ आपको कभी भी आपके लक्ष्य तक पहुंचने से रोक नहीं सकती है। और कभी आपको जो ये लोग उंगली करते रहते हैं ना, फिर जब आप सक्सेस होते हैं तो यही लोग आपकी उंगली पकड़ के चलने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए समस्या कुछ नहीं होती, समस्या केवल आपकी एक सोच है। समस्या हर जगह है और समस्या कहीं नहीं है जी। अच्छा, ये आपने कोरोना काल में इसको कैसे सफल बनाने का प्रयास जो आपका रहा, वो किस तरह से आपने इस पे काम किया? कोरोना काल बहुत ही विकट काल था, और जब हमारा सेकंड ऑर्फेनेज स्माइल डे इसमें पड़ा पहले के बाद, तो एक बार मुझे लगा कि ये बहुत विषम परिस्थितियां, हम इसको कैसे हैंडल कर पाएंगे। लेकिन फिर उसके लिए एक प्लान तैयार किया, और फिर हमने जो अलग अलग संस्थाओं से हमारे बच्चे आते हैं, तो हमने कहा कि किसी संस्थाओं के बच्चों को मिक्स नहीं करेंगे। तो ये श्री कटरा रामलीला कमेटी के प्रांगण में जब हुआ, तो यहाँ पे विशाल संकल्प संस्था से डॉक्टर अंजलि जी के केवल बच्चे आए, उनको मास्क वगैरह और सैनिटाइजर के साथ हमने कोरोना नियमों का पालन करते हुए, ध्यान रखते हुए जो है वहाँ से फंक्शन किया। फिर इंजीनियर नरेंद्र जी के बच्चे नैनी में हैं, जो कि घूम घूम के गरीब बच्चों और अनाथ बच्चों को शिक्षा देते हैं, फिर उनके संस्थान में जाके हमने किया। फिर करेली के बालगृह में किया। तो उस दिन हमने सुबह 6 बजे से शुरू होकर शाम को 8 बजे तक ये प्रोग्राम किया। मेहनत बहुत लगी उसमें, लेकिन यह है कि दिन भर में हमने सकुशल प्रोग्राम संपन्न किया और सभी का सहयोग रहा। और कहीं बच्चों को हमने मिक्स इसीलिए नहीं किया कि कल को कहीं कोई बात ना हो जाए, और सभी बच्चों को खुशियाँ प्रदान देने की कृपा करी, और वो उसमें जो है पूरी तरह से हमारी टीम और हमारे सहयोगी सफल हुए। सर, एक अहम प्रश्न हम आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज की जो युवा वर्ग हैं वो चाहते हैं कि हम इन सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करें, ये सारी चीज़ें करें। तो आप अपने नैतिक कार्यों को और पारिवारिक जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उनको निभाने में आप कैसे खुद को मतलब देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें जिम्मेदारियां आपकी पारिवारिक रह जा रही हैं? नहीं, रह तो कुछ नहीं जाती। ये मैं फिर यही कहूँगा कि देखिए, रह कुछ नहीं जाती। आपके अंदर जिस चीज़ के प्रति पाने की अगर कुछ इच्छा होती है तो आपके पास समय अपने आप उसके लिए एक्स्ट्रा निकल जाता है। और आज भी लोगों के पास समय बहुत है। अगर वो ये कहें कि समय नहीं मिलता तो ये सब झूठ बातें हैं। लोग फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, अगर आप देखिए सोशल मीडिया पे घंटों लगे रहते हैं जिसका कोई मूल्य नहीं होता। टीवी पे ऐसे ऐसे शोज देखते हैं, मतलब 2 घंटे 3 घंटे व्यतीत कर देते हैं, उसका कोई मूल्य नहीं होता। तो आपको बस इन्हीं जो फालतू की चीज़ें हैं, ज़्यादा समय सोते रहते हैं या कुछ और करते रहते हैं, तो आप अगर इन्हीं समय का आप संयोजन अपने उचित दिशा में जो आपके लक्ष्य हैं उस तक आप कर पाएंगे तो आप सारी चीज़ें कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने पारिवारिक जिम्मेदारियां और नैतिक कर्तव्यों को निर्वहन कर सकते हैं। और यह है कि बस आपको जो एक्स्ट्रा आप अनर्गल चीज़ें करते हैं जिसका कि कोई मूल्य नहीं होता, आपको उस समय का सदुपयोग अपने इसमें करना रहता है। और थोड़ा बहुत तो आपको मैनेज करना ही पड़ता है। और पारिवारिक जिम्मेदारी तो बस, अगर आपके पास एक
आपकी दूरदृष्टा अगर पत्नी है जो कि आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से सपोर्ट कर रही है, तो पारिवारिक जिम्मेदारियां अपने आप प्रेम पूर्वक निभ जाती हैं। और ऐसे ही सभी को करना चाहिए और ये चीज़ें बहुत व्यवस्थित रूप से हो जाती हैं और बच्चों को भी समय दिया जाता है। बच्चे भी खेलते हैं, बच्चों के साथ रोज़ समय देना पड़ता है और बच्चों को आप उचित समय दीजिए, अच्छी सलाह दीजिए, अच्छी शिक्षा दीजिए, बस आपका जीवन ऐसे ही कट जाएगा। सर, आप कुछ लोगों का नाम लेना चाहेंगे जिन्होंने ये आप सफल बनाने में आपका सहयोग किया? बिल्कुल, इसमें सफल बनाने में देखिए परिवार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि अगर परिवार ही आपका साथ नहीं देगा तो फिर आप कैसे सफल बनेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। तो इसमें हमारे बड़े भैया श्री ब्रिजेश केसरवानी जी जो कि संस्था के कोषाध्यक्ष भी हैं, तो वो हमेशा से हमारे साथ पॉजिटिव रोल रहे और बाकी हमारी माता श्री हैं, घर में भाभी हैं, पत्नी हैं, सभी लोगों का इसमें भरपूर सहयोग रहा और बच्चे भी सहयोग देते हैं, ऐसा बात नहीं है, मतलब फुल सपोर्ट मिलता है, सभी का सपोर्ट मिलता है। कुछ हमारे अधिकारी वर्ग, हमारे पदाधिकारी गणों का भी भरपूर सहयोग रहा इसमें। और सहयोगी श्रृंखला में जब हमने पहला ऑर्फेनेज स्माइल डे किया तो इसमें विशाल संकल्प संस्था से डॉक्टर अंजलि जी ने का भरपूर सहयोग हमें हमेशा मिला। श्री कटरा रामलीला कमेटी जिनके प्रांगण में की उत्सव पहली बार से अभी तक पूरा मनाया जाता रहा रेगुलर, उनका सहयोग रहा। और फिर उसके बाद जेड गार्डन के हेमंत गुप्ता जी हैं, फिर मैं बात करूं बुलबुल भैया हैं और एक मुस्कान खान अभिनेत्री जी हैं और बाकी जो है विनीत चावला जी हैं, उनके सहयोगी मित्र लोग हैं, अंकित हैं, उनके मित्र हैं और ऐसे ही बहुत सारे आई ग्लोबल हॉस्पिटल है, मतलब कि बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको कि मैं नाम लूँ तो कम पड़ जाएगा। सबका धीरे धीरे सबका मुझे सपोर्ट मिलता रहा और जादूगर गोगा का भी सहयोग रहता है, सपोर्ट रहता है। तो ऐसे ही मतलब कि बहुत सारे लोगों का मुझे सपोर्ट मिलता रहा और मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता रहा और ईश्वर की कृपा से ये 4 वर्ष हो गए। अब की बार मिलिट्री के नौजवान महेश भैया ने भी आप समझिए कि अपनी चीज़ों को ब्रेक करके कमांडर से ज़बरदस्ती परमिशन लेकर के वो अपने गांव हल्द्वानी गए और वहाँ पर उन्होंने 50 बच्चों का जन्मदिवस मनाया और उसके बाद आकर के हमारे कार्यक्रम में भी सम्मिलित हुए। पिछले साल वो जो है असम भूटान बॉर्डर पे उन्होंने अपने साथियों के साथ मनाया था। अब की बार मुंबई में उत्कर्ष केसरवानी ने अपनी टीम के साथियों के साथ जो है 250 कैंसर पीड़ित बच्चों को वाडिया हॉस्पिटल में जा कर के उनका जन्मदिवस मनाया। उन सभी को फ्रूट्स, गर्म पानी की बोतल्स और भी कुछ गिफ्ट, चॉकलेट वगैरह दिए। शाम को पनवेल स्थित अनाथ आश्रम में जादूगर के शो के साथ जो है वहाँ पर बच्चों को गिफ्ट बांटे गए और जादूगर के शो द्वारा मनोरंजन किया गया। तो अब की बार चौथे ऑर्फेनेज स्माइल डे में 4 जगह मनाया गया और मेरी उम्मीद यही है कि 5वां वर्ष जो होगा वो बहुत ही भव्य तरीके से होगा। और शायद अगर ये संदेश मैं चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से ये माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुँचे, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी भी वैसे ही आदर्श पुरुष हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी भी। तो अगर वो इस चीज़ को अगर एक बार कार्यान्वित कर दें और अगर वो उद्घोष कर दें तो मुझे लगता है कि पूरे विश्व से सभी अनाथ बच्चों की समस्या एक ही दिन में समाप्त हो जाएगी और सभी बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी। और शायद ये इतना अद्भुत पल होगा कि उस दिन शायद ईश्वर भी शायद ऊपर से देखेंगे तो उन्हें अपनी बनाई संरचना जो मानव है उस पर बहुत खुशी महसूस होगी कि आज देने वाला भी खुश है, पाने वाला भी खुश है। आज हमारी बनाई सभी संरचना सभी खुश हैं। धन्यवाद सर आपका। युवा उत्कर्ष केसरवानी जो कि अभी बीबीए की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्होंने अपनी कॉलेज टीम के द्वारा जो कि कैंसर पीड़ित बच्चों का हॉस्पिटल है, आज लगभग 270 बच्चों का सामूहिक जन्म दिवस उस हॉस्पिटल के सभी बच्चों को किया है। और अभी शाम को पनवेल में एक ऑर्फेनेज में जाकर के 20 बच्चों का सामूहिक जन्म दिवस होगा।